हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 के इस सॉल्यूशन सीरीज़ में। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ सेक्शन बी को सॉल्व। तो आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को रीड करते हैं। सपोज अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और गिवन क्या है कि इफ़ दिस सिस्टम हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो गिवन है कि इस सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि अल्फा और बीटा में क्या क्या, अल्फा की वैल्यू क्या क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, इनमें से ट्रू ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सिस्टम को लिख लेते हैं। तो मैंने ये सिस्टम आपके लिए लिख लिया है, जो आपके पास सिस्टम गिवन था प्रॉब्लम में वो सारा मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको मैंने ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर देखिए a ये होगा, x ये होगा और b ये होगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप इस नोट पे आइए। ये नोट, दो नोट हैं जो हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम के लिए। पहले नोट में हमें कहा जा रहा है कि अ होमोजीनियस सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये होमोजीनियस प्रॉब्लम कहते हैं इसको, जब राइट हैंड साइड में ज़ीरो हो। तो इसलिए मैंने लिखा है होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि राइट साइड में ज़ीरो है। ax इज इक्वल टू 0 के पास हमेशा एक सॉल्यूशन होता ही होता है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? हाँ, वो x इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होता है। अगर आपने x इज इक्वल टू 0 0 0 तीनों एंट्री 0 रख दी यहाँ पर, तो ये हमेशा 0 आ ही जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 हमेशा एक सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस सिस्टम के पास। ये प्रॉपर्टी नॉन होमोजीनियस के पास नहीं होती है। नॉन होमोजीनियस का मतलब है जहां पर राइट साइड में 0 ना हो। तो राइट साइड में अगर 0 नहीं है तो उस सिस्टम को हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम। इसके पास ये प्रॉपर्टी तब आ पाएगी जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उनके पास हमेशा एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो ये रैंक का सिंबल है, जो मैंने रो टाइप लिखा हुआ है, रैंक मैं इसको कह रहा हूँ, ये मेरे लिए रैंक है। आपको याद कर लेना ये क्या है, रैंक। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अगर रैंक ऑफ ए है तो एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए। फिर हम बता पाएंगे कि ये सिस्टम के पास वन सॉल्यूशन किसके पास होगा और किसके पास नहीं होगा। इस वीडियो के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है रैंक। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको अगर उसमें प्रॉब्लम है, आप नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं रैंक, तो ये डिफ़िकल्टी की बात है, क्योंकि ये काफ़ी हायर लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें मैं रैंक को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं रैंक को डायरेक्टली बोल दूंगा कि इस मैट्रिक्स की रैंक ये आ रही है, इसकी रैंक ये आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस वीडियो के लिए आपको हल्का फुल्का एक्सपीरियंस होना चाहिए रैंक से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले ए ऑगमेंटेड बी को हम लिखते हैं। ए ऑगमेंटेड बी आएगा क्या आपके पास? ये आ जाएगा। तो ए ऑगमेंटेड बी ये है, इस पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। आप देखिए ध्यान से, R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, ये मेरा ऑपरेशन है जो मैं इस पर लगा रहा हूँ। और मैं लगा रहा हूँ R3 गोज़ टू R3 माइनस R1। तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए अब हम ए ऑप्शन के ऊपर आते हैं। ए ऑप्शन में आपको गिवन है अल्फ़ा 1 है और गामा आपका, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 देन गामा इज़ 1। चलिए इसके बारे में नहीं लिखते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए, आपको गिवन क्या है, इफ़ दिस सिस्टम हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर वन सॉल्यूशन आपके पास पहले से ही है, आपको मालूम है कि इस सिस्टम का वन सॉल्यूशन है, तो कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। इफ़ अल्फ़ा इज़ 1 देन गामा इज़ 1। तो देखिए अल्फ़ा को 1 रख के देखिए, अगर आपने अल्फ़ा 1 रखा तो अब होगा क्या यहाँ पर, ये चीज़ हम नोटिस करते हैं। तो देखिए ए ऑगमेंटेड बी आपके पास ये आ जाएगा अगर आपका अल्फ़ा 1 है। सपोज करिए यहाँ पर कह रहा है कि हमको पूछ रहा है कि गामा 1 होगा या नहीं होगा। सपोज करिए गामा 1 नहीं है, सपोज आप अज्यूम करिए इस चीज़ के लिए, सपोज गामा इज़ नॉट 1। अगर आपका गामा 1 नहीं हुआ तो ये एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, नॉन ज़ीरो। ये एंट्री नॉन ज़ीरो आ जाएगी। बीटा के बारे में बात नहीं करते हैं, बीटा के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप देखिए, अगर ये एंट्री नॉन ज़ीरो है और आप बीटा ऐसा ले लें, बीटा हम ले लेते हैं मान लीजिए 2, तो होगा क्या यहाँ पर,
चलिए बीटा को 2 ले लिया, एक बारी को आप, मैं बता रहा हूँ बीटा को वैसे लेना नहीं था लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस बीटा ले रहा हूँ। बीटा को आपने 2 ले लिया तो आपका क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा 2। समझ आ रही मेरी बात? अगर गामा 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, गामा -1 नॉन जीरो होगा, तो ये आपके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? सॉरी, बीटा को 3 लेना पड़ेगा तब वहां पर 2 आएगा। ये 3 है, ठीक है, बीटा को मैंने कितना लिया है, 3। चलिए अब देखिए, तो बीटा को 3 लिया है तो ये आपके पास आ जाएगा ए ऑगमेंटेड बी। गामा -1 नॉन जीरो है, तो अब आपके लिए एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज ये है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आपका आएगा 3। ये आप खुद से चेक करें, क्योंकि अगर गामा -1 नॉन जीरो है तो आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आने वाला है, आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आ जाएगा 3। और क्या होगा, रैंक ऑफ ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 2। तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2। अगर मैंने बीटा 3 लेने का मतलब क्यों है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं। असल में इसे आप बीटा -1 ही रहने देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए कैसे, चलिए मैंने क्या करा, बीटा -1 को बीटा -1 ही रहने दिया। अब बीटा -1 के बाद 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्या होगा, या तो आपका जो बीटा -1 है या तो ये 0 होगा, या फिर बीटा -1 आपका क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। 2 ही केस बन सकते हैं। सपोज बीटा -1 0 है, सपोज, तो क्या होगा, अगर बीटा -1 0 है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या आएगा। मैं यहाँ पर अब केस के हिसाब से लिख रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर बीटा -1 आपका 0 है तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी अगर आप निकालेंगे, देखिए ये 0, तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तो आएगा 2, बट रैंक ऑफ ए कितना जाएगा आपका 1। अगर बीटा -1 नॉन ज़ीरो है तो क्या होगा, अगर बीटा -1 नॉन ज़ीरो है तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आपका आएगा 3, बट रैंक ऑफ ए आ जाएगा आपका 2। ये आप चेक करिए, ए की रैंक आप खुद से चेक करिए, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। रैंक चेक करना मैं आपको नहीं बता सकता इस वीडियो में। तो आप देखिए, बीटा -1 0 था तो भी डिफरेंट आ रहा है, और बीटा -1 नॉन ज़ीरो था तो भी डिफरेंट रैंक्स आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका अजम्पशन रॉन्ग था, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम है कि एक सॉल्यूशन है ही। अगर आपके दोनों के दोनों रैंक्स डिफरेंट आ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तभी होता है जब दोनों के दोनों इक्वल हों। अगर इक्वल नहीं है, अच्छा चलिए यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, तो आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये आपको गिवन था, सॉल्यूशन है, आपने अज्यूम करा कि गामा नॉट 1 है। अगर गामा नॉट 1 हुआ तो आपने प्रूफ करके दिखाया कि आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये कहाँ पर किस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ये चीज़ ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा हमारे अजम्पशन को। अजम्पशन था कि गामा इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो फाइनली क्या प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया कि गामा 1 होगा ही होगा। अब हम आते हैं बी। तो देखिए, मैंने बी मैट्रिक्स आपके सामने लिख ली है, बी नहीं, मैंने ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिख दिया। इफ़ बीटा इज़ 1, तो आपको पूछा गया है कि क्या गामा अल्फ़ा होगा अगर बीटा 1 है तो वही ट्रिक अब यूज़ करेंगे जो हमने पिछले ऑप्शन में करी थी। अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि गामा जो है आपका वो अल्फ़ा के इक्वल नहीं है। अगर गामा अल्फ़ा के इक्वल नहीं है, इसका मतलब गामा माइनस अल्फ़ा क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी आपके पास है गामा माइनस अल्फ़ा, ये नॉन ज़ीरो है। ऑलराइट, अब देखिए, अब अल्फ़ा के ऊपर आते हैं। अल्फ़ा के पास कंडीशंस हो सकती हैं कि अल्फ़ा -1 जो आपका नंबर है, या तो ये नॉन ज़ीरो होगा या फिर क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। तो दोनों केसेस के लिए हम देख लेते हैं। तो अगर आपका अल्फ़ा -1 ज़ीरो है, सपोज अल्फ़ा -1 ज़ीरो है, तो देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी जो यहाँ पर लिखी है, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर अल्फ़ा -1 ज़ीरो है और ये टर्म नॉन ज़ीरो है, तो आप बताइए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आएगा फिर। देखिए ये टर्म नॉन ज़ीरो है, ये पूरा का पूरा रो जो है वो ज़ीरो हो चुका है, तो ये आएगा 2।
अब आप रैंक ऑफ ए के बारे में बताइए। अगर अल्फा माइनस 1 0 है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है, इतनी आपकी मैट्रिक्स ए है, ये 0 हो चुका है, तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया? 1 आ गया। तो फिर अब दूसरा केस में आते हैं। अगर अल्फा माइनस 1 नॉन ज़ीरो है तो क्या होगा? देखिए, अगर अल्फा माइनस 1 नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा और ये भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट नॉन ज़ीरो है गामा माइनस अल्फ़ा। तो देखिए, ये एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, ये भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो आपके पास फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? ये वाला एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो है, तो आपके पास निकल के आएगा कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी 3 है। बट जब आप ए के ऊपर आएंगे तो ए के ऊपर देखिए, ये रो पूरी ज़ीरो है, ए की ये रो क्या है? पूरी ज़ीरो है। ये नॉन ज़ीरो रो है और ये नॉन ज़ीरो रो है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसकी रैंक 2 आएगी। तो हमने अज्यूम करा कि अगर गामा माइनस अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है तो आपके पास 2 कंडीशंस आती हैं, अल्फ़ा माइनस 1 0, अल्फ़ा माइनस 1 नॉन ज़ीरो। दोनों ही कंडीशंस में रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं है। आपको मालूम है कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। आपको गिवन था कि सॉल्यूशंस है, तो क्योंकि सॉल्यूशन है तो इन्हें इक्वल होना पड़ेगा, बट यानी इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज़ को है? हमारे अजम्पशन को, जो हमने माना था गामा माइनस अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है। तो अब यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा। तो बी भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा? ट्रू। तो हमने 2 ऑप्शंस मार्क कर दिए हैं, ए एंड बी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है। इसका आंसर है ए एंड बी करेक्ट है और डी और सी इनकरेक्ट है। तो अब हम देखते हैं कि डी और सी इनकरेक्ट क्यों है। अब हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं। हमने ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लिख ली है। अब आप देखिए, आपको गिवन क्या है कि बीटा अगर नॉन 1 है, बीटा 1 नहीं है, तो आपका अल्फ़ा को 1 होना पड़ेगा, ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है। अगर बीटा 1 नहीं है तो फिर क्या होगा? आपके पास ये एंट्री क्या हो जाएगी? नॉन ज़ीरो हो जाएगी। ये एंट्री नॉन ज़ीरो हो गई। सपोज़ मैंने अल्फ़ा 2 मान लिया। सपोज़ अगर मैं अल्फ़ा 2 मान लेता हूं तो ये एंट्री यहां पर कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी यहां पर 1। ठीक है, बाकी जगह भी आप लिख सकते हैं कि यहां पर ये एंट्री 2 है, फिर यहां पर गामा माइनस 2 है, इसकी हमें इतनी नीड नहीं है। यहां पर बीटा माइनस 2 है। समझ आ गई मेरी बात? अब आपको गिवन क्या है कि बीटा माइनस 1 नॉन ज़ीरो है। अब आप देखिए, यहां पर से आपको क्या पता चल रहा है? अगर ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो आपको पता लग रहा है कि रैंक ऑफ ए, अगर हम पहले रैंक ऑफ ए निकालें तो क्या हो रहा है? रैंक ऑफ ए फुल आ जा रही है, 3। अगर रैंक ऑफ ए फुल है तो फिर तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी फुल ही होगी, क्योंकि देखो 3 एलाई रोज आपको मिल ही चुकी हैं इसमें। तो आप कॉलम कितने भी ऐड करते जाएं इसके पीछे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं रैंक पे, तो दोनों इक्वल आ गया। तो देखिए, आपका बीटा नॉन 1 था तो इस वजह से रैंक ऑफ ए 3 आया, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी 3 आया। अल्फा मैंने 2 मान लिया तो भी ये क्या हो रहा है? ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अल्फा 2 मानने से रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब सॉरी, मैं गलत बोल दिया। अल्फा अगर हमने 1 नहीं माना है तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो दोनों इक्वल ही आ रही हैं। अगर आप 1 नहीं मान रहे हैं तो भी वो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। मैंने 2 मान के देखा तो मेरा इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा 2 होगा तो भी आपका सॉल्यूशन 1, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ रहा है। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि सी ऑप्शन क्या है? गलत है। अब मैं डी ऑप्शन को आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसे मैं एक्सरसाइज दूंगा आपको, आप खुद से ट्राई करेंगे तो जाके आपसे हो पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको क्या बता सकता हूं कि डी ऑप्शन गलत है, बट प्रूफ करना आपका काम है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, जो नीड थी। मैं आपको शुरुआत से बोलता आ रहा हूं कि मैं रैंक को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं रैंक एक्सप्लेन करने चलूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ये समझना होगा कि रैंक पे अगर आपकी कमांड नहीं है, अगर आप देख के नहीं बता पा रहे हैं कि इसकी रैंक क्या है मैट्रिक्स की,
तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में अटेम्प्ट करना। इसलिए आप बेसिक प्रॉब्लम आपकी जो भी बुक है लीनियर अलजेब्रा की, उसमें से बेसिक जितनी भी प्रॉब्लम्स है रैंक निकालने की, मैट्रिक्स की रैंक निकालने की वगैरह वगैरह, जितनी भी प्रॉब्लम है आप अटेम्प्ट करें उन्हें। कम से कम जब आपने 20-30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, तो आप बोल सकते हैं कि आप किसी भी मैट्रिक्स को देख के उसमें हल्के फुल्के ऑपरेशंस लगा के आप उसकी रैंक बता सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो डी गलत है, ये इसको प्रूफ करना आपके लिए एक एक्सरसाइज है। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रॉब्लम में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है मैथ से रिलेटेड, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू।